व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं वनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। युवराज सिंह के पूर्व कोच बावा बोले, भारत का शानदार प्रदर्शन, शुभमन ने दबाव में किया कमाल। हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी। बोडोलैंड में शांति और विकास का युग शुरू, बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोरो का दावा। और अब खबरें विस्तार के साथ। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरे टेस्ट पर बोले युवराज सिंह के पूर्व कोच सुखविंदर सिंह बावा, भारत कर रहा शानदार प्रदर्शन, शुभमन ने दबाव में दिया शानदार जवाब। भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले को लेकर युवराज सिंह के पूर्व कोच सुखविंदर सिंह बावा ने भारतीय टीम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। शुरुआत में कहा गया था कि यह संक्रमण काल है और नई टीम बन रही है, लेकिन इसके बावजूद हमने पहला मैच पूरी तरह नहीं गंवाया। हमने 4 दिन तक मैच पर दबदबा बनाए रखा। शायद एक दिन ऐसा था जब हमने विकेट को गलत पड़ा या फिर हमने उनके गेंदबाजों के खिलाफ तालमेल बैठाने में वक्त लगा। बिल्कुल जी, भारत बहुत बढ़िया कर रहा है और जबकि शुरू में ये कहा गया था ट्रांजिट है पीरियड, हमारा अभी नई टीम बन रही है, पर जो टीम है उसने जाके दिखा दिया। देखो पहले मैच में हम एक्चुअली हारे नहीं, 4 दिन तक हम डोमिनेट करते रहे। एक दिन जरा थोड़ा सा है ना, उसमें हम ये सोच सकते हैं भी विकेट को रीड करना था, एक्लेमेटेशन होनी थी वहाँ की, बॉलर्स बिहेवियर, शुभमन गिल के ऊपर कप्तानी एकदम आई तो प्रेशर था। लेकिन वो जो उसने 100 किया और उसके बाद उसने 200 और फिर दोबारा 100 करके एक स्टैंप लगा दी, भी मेरा टाइम शुरू हो गया और टीम अब यहाँ से बहुत ऊपर ही जाएगी। और इस मैच में भी मेरे को पूरी उम्मीद है भी, अभी तो शायद बारिश के करके रुका हुआ है, तो इंडिया जीतेगी। देखिए जी, वो शुरू से ही कप्तानी करता है, अंडर 16, 19 वर्ल्ड कप में कप्तानी करके उसने टीम को जितवाया। तो अभी जीटी की उसने T20 में कैप्टनशिप की है, तो उसमें भी बहुत अच्छा उसने किया। तो इंडियन टीम की कैप्टनशिप जब मिलती है तो बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बहुत सारे हमने कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें देखा भी कप्तानी के प्रेशर के साथ जो प्लेयर है उसकी अपनी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। लेकिन शुभमन गिल ने पहले मैच में सेकंड इनिंग में 100 करके और 200 250 से फॉलो किया और फिर 150 से फॉलो करके साबित कर दिया है भी उसके ऊपर आप जितना प्रेशर डालोगे, जितना वो करेगा वो उतना ही निखर के आएगा। और वो ही उसकी जो परफॉर्मेंस है, जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, यहाँ उसने यूं कहो टीम को एक संदेशा दिया है कि मैं जो कहूँ वो तुमने सुनना नहीं, मैं तुम्हें कहूँगा नहीं, तुमने वो करना है जो मैंने किया है। तो ये एक बहुत अच्छा उस इरा टीम इंडियन टीम का शुरू हुआ है जिसमें कि शुभमन गिल बहुत अच्छा करेंगे आगे। देखिए वहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट है, कैप्टन है, वो सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे तरह से रीड करके और डिसीजन ले सकते हैं। तो लेकिन बॉलर्स में सिराज है, उसने बहुत अच्छा किया, लेकिन आकाशदीप ने आगे बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब हम प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें तो लग रहा है अभी उसको बहुत मार पड़ी, लेकिन टीम प्लान ही वैसा होगा, उसको हो सकता है कहा गया हो भी तुमने बाउंसर्स मारनी है, छोटी बॉल करके आउट करना है। तो ओवरऑल जो टीम है, आप अगर देखें स्पिनर्स हैं या फास्ट बॉलर्स हैं, वो पहले मैच से दूसरे मैच में इम्प्रूवमेंट है और ये आगे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी क्योंकि सेटल होते जाएंगे ये सभी के। अब आप देखिए हमारी टीम के पास बॉलर्स जो हैं, एक जडेजा और सिराज है जिनके पास एक्सपीरियंस है, बाकियों के तो थोड़े थोड़े मैच हैं। रही कुलदीप की बात तो वो भी खेलेगा नेचुरली, उसके जैसा भी कोई जो रिस्ट स्पिनर नहीं है और उसका बहुत एडवांटेज होगा। अगर टीम मैनेजमेंट को लगेगा तो वो भी खेलेगा जरूर। देखिए हमारी बैटिंग तो ऑलरेडी इन्होंने प्रूव कर दिया है, बहुत अच्छी चल रही है, और बॉलिंग भी इस मैच के अंदर प्रूव कर दिया क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी, ये नहीं था भी कोई उसमें वो था। लेकिन उसके बावजूद हमारे फास्ट बॉलर्स ने 6 विकेट, एक फास्ट बॉलर लेके जाता है, 4 दूसरा लेके जाता है, तो बहुत अच्छा ही उन्होंने परफॉर्म किया है। स्पिनर्स भी अच्छा रोल अपना कर रहे हैं और अभी तो अगले मैचेस में बुमराह भी खेलेगा तो एक और एडवांटेज है, कुलदीप भी है तो एक और एडवांटेज है। तो मुझे नहीं लगता ये सीरीज अब इस स्टेज के ऊपर से इंडिया कहीं पे हारेगी। और अब अगली खबर, हिमाचल प्रदेश में तिब्बती संस्कृति को बढ़ावा देने पर बोले डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, सांस्कृतिक विरासत को संजोना जरूरी, अन्य कार्यक्रमों में भी मिले मंच। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने तिब्बती संस्कृति के प्रचार प्रसार को लेकर एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय और तिब्बती छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम बेहद शानदार था। ऐसे छात्रों को हमारे अन्य आयोजनों में भी भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए ताकि ये सांस्कृतिक आदान प्रदान का सिलसिला लगातार बना रहे।
उन्होंने आगे कहा कि हम विभाग को निर्देश देंगे कि इस पर गंभीरता से विचार करें और ये देखें कि इन कार्यक्रमों को आम जनता के सामने किस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। तिब्बती सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। नहीं, आप अभी भी देख रहे हैं कल्चरल परफॉर्मेंसेस बहुत ही बेहतरीन है जो तिब्बत के बच्चों ने, इवन इंडियन बच्चों ने उनके साथ मिलके या टीचर्स ने जो यहाँ पे पेश की हैं वो बेहतरीन है। और जब हमारे मेले होते हैं, हमारे दूसरे कार्यक्रम होते हैं, समर फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें भी इनको मौका मिलना चाहिए क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम चलता रहे। तो उसके लिए हम विभाग को निर्देश देंगे कि वो इसमें देखें कि किस ढंग से हम इनके कार्यक्रमों को भी जो है जनता के सामने पेश रख सके। इनका कल्चरल हेरिटेज बचा के रखने की जरूरत है और चिकित्सा पद्धति बचा के रखने की जरूरत है। और दलाई लामा जी के बारे में हालांकि उन्होंने कल ही कहा है कि अभी मैं 30-40 साल और जीऊंगा। हम तो ये चाहते हैं कि उनकी दीर्घ आयु हो, हजारों साल वो जिए, लेकिन चीन को किसी भी तिब्बत की आध्यात्मिक फैसलों में दखल की इजाजत नहीं दी होनी चाहिए, ना ही दी जा सकती है। और अब देखते हैं अगली खबर। बोडोलैंड में नया सवेरा। बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोरो बोले 2020 समझौते के बाद शुरू हुआ शांति और विकास का युग। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो ने क्षेत्र में शांति और विकास को लेकर कहा कि दशकों तक बोडोलैंड में हिंसा, हत्याएं, अस्थिरता और अलग अलग समूहों एवं समुदाय के आंदोलन होते रहे। यहाँ के लोगों की वर्षों से प्रार्थना और इच्छा थी कि बोडोलैंड में परिवर्तन हो। 2020 के समझौते के बाद लोगों को पहली बार स्थायी शांति, विकास और तरक्की की उम्मीद जगी। उन्होंने कहा कि 2020 में जब हमें काउंसिल चलाने का अवसर मिला, हमारा पहला लक्ष्य था शांति बनाए रखना और लोगों का खोया हुआ विश्वास और खुशियां वापस लाना। Bodoland, as you know, decades after decades, Bodoland witnessed violence, killings, unrest, and so many, movements of different groups and different communities. It was a long time prayer and wish of the people that the transformation should happen in the Bodoland. So after 2020 Accord, the people of Bodoland could think about sustainable peace and growth and development. We came to power. We came to the council to run the council. The people has given us opportunity in 2020. Immediately after coming to council, it was our focus to sustain the peace. It was our focus to regain the lost trust and lost happiness from the people. Once we saw that people, they forgot how to smile, how to talk, share actions with people in a smiling face. So people feared each other. One community feared other. One community, always hatred others. That kind of situation was there in the Bodoland. But after 2020, the reconciliation started, healing started, sharing among the communities that started. So now the result is coming, that 26 community coming together. They are sharing each other. They are participating in different programs, whether it is social program, cultural program. They are participating each other and listening each other. So the transformation started in Bodoland, and I hope this kind of initiative, this kind of transformation will bring another dawn in the Bodoland, where we can see the development everywhere. For the first time, there's a Bodoland Lifetime Achievement Awards to be given to the various personalities in the folk culture also. So it is a very unique initiative taken by the BTC government for the first time. See, we have to respect each other. So what happened in last 4 and 5 decades, everybody was trying to protect their identity and culture. Every community, they were busy in their struggle to protect their identity and culture, whatever they have. But now, as the peace is prevailing,
Now people have the opportunity to think about their future. So we are thinking of our future. To sustain the peace and to have a better future, we have to respect each other. So this initiative of giving award, conferring award to our folk culture, folk dance, folk song, this is one initiative to respect and recognize the communities living in the Bodoland. And also we have published today one book where 1001 words and 1001 sentences are there of 18 different groups, different communities, 18 different languages. This is also going to bridge the community to learn each other, to know each other, and one equal status for all of these communities. So in the last 5 years, Bodoland has witnessed the peace. What will be the next 5 years? See, now peace is, just beginning. In 4 years is not a long time. So 4 years, 5 years is just beginning. So we have to sustain the peace. Along with peace, to sustain the peace, we have to sort out other issues. We have economic issues, we have educational issues, we have social issues. All issues should be resolved in time so that we can sustain the peace and also communal harmony among the people. और अब देखते हैं अगली खबर। बाबा बागेश्वर के बयान पर कांग्रेस नेता राजेश राठौर का तंज, जो जाति की बात पर विरोध करना है तो प्रधानमंत्री से भी करे। बाबा बागेश्वर के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने कहा कि भारत संतों की भूमि रहा है और संतों ने हमेशा हमें रास्ता दिखाया है, लेकिन हम उन्हें याद नहीं रखते जिन्होंने सही मार्ग नहीं दिखाया। उन्होंने बाबा बागेश्वर की जाति पर दिए बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बाबा बागेश्वर कहते हैं कि वे उन लोगों का विरोध करेंगे जो जाति की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री भी जाति की बात करते हैं, क्या वे उनका भी विरोध करेंगे? देखिए, यह भारत साधु संतों का और ऋषि मुनियों का यह देश रहा है। वो हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन जो साधु संत अच्छे मार्ग नहीं दिखाए उनको लोग याद नहीं रखा है। अगर हम साधु संतों की बात करें तो वो संदेश देश समाज में सद्भाव का। अगर बाबा बागेश्वर कहे हैं कि जात का जो बात करते हैं उनका वो विरोध करते हैं, तो जात की बात तो देश के प्रधानमंत्री किए थे कि हम अति पिछड़ा है। तब जबकि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे तो समान कास्ट थे। पहले प्रधानमंत्री है देश में, जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो समान कास्ट के होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं तो अति पिछड़ा जात के हो जाते हैं। और जात की बात तो प्रधानमंत्री बोले थे। इसका मतलब है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री को कोसा है, तो प्रधानमंत्री से माफी मांगा है धीरेन्द्र शास्त्री जी। चूंकि प्रधानमंत्री जी तो धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा नहीं छोट भाई मानते हैं, तो अपने बड़े भाई को धीरेन्द्र शास्त्री जी कहे कि जात की बात आप क्यों किए तो माफी मांगे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हीराकुंड बांध के 12 गेट खोले गए। ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद महाजन नदी में जलस्तर बढ़ा। हीराकुंड बांध प्रशासन ने जानकारी दी है कि ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के चलते महाजन नदी में जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा उपायों के तहत आज हीराकुंड बांध के 12 गेट खोले गए ताकि अतिरिक्त पानी को नियंत्रित रूप से नदी में छोड़ा जा सके। बांध प्राधिकरण के अनुसार पानी छोड़े जाने से पहले चेतावनी सायरन बजाया गया और सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान बांध प्रशासन और जिला अधिकारियों की निगरानी में जल प्रवाह किया गया है। জল এসে যাবে, পাথর অব্দি জল এসে যাবে। দেখবি নিবি, আবার কি দেখবি? চলে আয়, কালকে দাদুকে নিয়ে চলে আয়। কালকে দাদুকে নিয়ে চলে আয়। হ্যাঁ, কালকে দাদুকে নিয়ে গাড়ি ছিল, দাদুকে নিয়ে চলে আসবে।
হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশনের কাজ হচ্ছে না এত দূর অব্দি জল এসে যাবে পাথর অব্দি জল এসে যাবে দেখবি নেবি আবার কি দেখবি। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बदा में चेकिंग ड्राइव के दौरान बदमाशों से मुठभेड़, दोनों पैरों में लगी गोली लगने से घायल। बदा थाना क्षेत्र में मोबाइल और ट्रेन स्नैचिंग के खिलाफ चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो आरोपी धर्मवीर उर्फ राज और ध्रुव उर्फ प्रहलाद के पैरों में गोली लग गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से एक अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि दोनों आरोपी लंबे समय से लूटपाट और झपटमारी की घटनाओं में शामिल रहे। पुलिस को इनकी तलाश थी। विगत दिनों में दक्षिण जोन के कई थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग एवं चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में सभी को यह निर्देश दिया गया था कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में गहन चेकिंग एवं पिकटिंग की व्यवस्था कराएं। आज रात्रि में इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि इन घटनाओं में शामिल अभियुक्त पुनः इस क्षेत्र में घूम रहे हैं और पुनः किसी बड़ी घटना को करने की फिराक में हैं। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक बर्रा एवं उनकी टीम जब यहाँ चेकिंग कर रही थी तो एक बाइक से दो व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोकने का और चेकिंग करने का प्रयास किया गया तो वो व्यक्ति रुके नहीं और उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुनः भागने लगे। हॉट चेज में जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो पुनः वो फायर किए और उसी के क्रम में जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायर किया, जिसमें बाइक से दोनों बदमाश गिरे और जब जा कर के देखा गया तो दोनों के ही पैर में गोली लगी थी। और उनसे जब उनका नाम पूछा गया तो एक अभियुक्त ने अपना नाम धर्मवीर उर्फ राज बताया एवं दूसरे ने अपना नाम ध्रुव उर्फ प्रहलाद बताया, जो मूल रूप से जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं। और उन्होंने यह स्वीकार किया कि विगत दिनों में उन्होंने नौबस्ता, गुजैनी, बर्रा, गोविंद नगर, चकेरी आदि थाना क्षेत्रों में कई मोबाइल स्नैचिंग एवं चेन स्नैचिंग की घटनाएं की हैं। इस क्रम में उनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने कुछ ज्वेलर्स के भी नाम बताए जहां पर उन्होंने इन चीज़ों को बेचा है, और जो मोबाइल्स जहां पर उसका डिस्पोजल करते थे उसके बारे में उन्होंने बताया है। इस बारे में और गहनता से उनसे पूछताछ भी की जाएगी। और इनका आपराधिक इतिहास भी हम लोगों ने CCTNS के माध्यम से पता किया तो इन दोनों अभियुक्तों पे 1 दर्जन से अधिक अभियोग लूट, चोरी एवं छिनैती के हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे हैं। ये बहुत शातिर अपराधी हैं और लगातार इस क्षेत्र में इन घटनाओं को कर रहे थे और पूर्ण विश्वास है कि इन अपराधियों के मुठभेड़ में गिरफ्तार होने के पश्चात ऐसी घटनाओं पर पूरे क्षेत्र में अंकुश लगेगा। हमारी टीम ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। DCP साहब, ACP नौबस्ता, इंस्पेक्टर बर्रा, गुजैनी और जो हमारी टीम, हमारी क्राइम ब्रांच सर्विलांस टीम है, सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और इस समस्त जो हमारे थाना स्तर की टीम है, सर्विलांस की टीम है, उनको उचित प्रोत्साहन एवं प्रशस्ति पत्र हेतु CP महोदय से अनुशंसा की जाएगी। और अब अगली खबर। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई लगातार बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शनिवार सुबह हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। सड़कें पानी में डूब गई है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार पर असर पड़ा है। कई निचले इलाकों में पानी भरने के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। नगर निगम और जल बोर्ड की टीमें जल निकासी के प्रयास में जुटी है।
अगली खबर। दिल्ली में सुबह सुबह झमाझम बारिश, शहर के कई हिस्सों में भीगता जागा राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई। शहर के कई इलाकों में तेज बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया। वहीं दूसरी ओर आमजन के लिए परेशानी भी खड़ी कर दी। बारिश के कारण कई सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार थमी हुई है। ऑफिस जाने वाले लोगों और स्कूलों के लिए निकले छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब आइए देखते हैं अगली खबर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग शहर में शनिवार को तेज बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया। शहर के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश ने तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि अचानक हुई इस बारिश से कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में थोड़ी परेशानी हुई। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर क्या। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मेंढर तहसील में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट द्वारा पूर्व सैनिक रैली का आयोजन। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट द्वारा पुंछ जिले की मेंढर तहसील में पूर्व सैनिकों के लिए एक भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों ने भाग लिया। रैली का उद्देश्य पूर्व सैनिकों के साथ संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें सरकार व सेना द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना था। साथ ही मेडिकल कैंप और सहायता काउंटर भी लगाए गए थे। सेना अधिकारियों ने पूर्व सैनिकों के योगदान को सराहते हुए कहा कि वे सेना की रीढ़ है और देश की सेवा में उनका योगदान अमूल्य है। और अब अगली खबर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने पंडरिया में
72 करोड़ की 61 विकास योजनाओं का वर्चुअल शुभारंभ एवं भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को पंडरिया में 61 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल रूप से उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 72 करोड़ है। ये विकास कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सड़क निर्माण और ग्रामीण अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, मां महामाया की, भगवान भोरम देव की, भगवान भोरम देव की। आज पंडरिया के पावन भूमि में आयोजित कबीरधाम जिला के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 72 करोड़ के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में रायपुर से वर्चुअली जुड़े हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, जेमन 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में चहुमुखी विकास करीन और छत्तीसगढ़ से भूख लाभी भगाइन और सड़क, बिजली, पानी हर तरह के विकास के काम करीन। ऐसे चाउर वाले बाबा आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, हमारे राजनांदगांव के सांसद श्री संतोष पांडे जी, पंडरिया के लोकप्रिय विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा जी, हमारे कबीरधाम जिला के अध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू जी, पूर्व विधायक श्री अशोक साहू जी, श्री राम कुमार भट्ट जी, गोपाल साहू जी, मंच में विराजमान सबो हमार भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, वहां के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण और निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण और पूरे पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से आए हजारों के संख्या में सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, सज्जन वृंद, मातृशक्ति हमार भाई बहनी मन, युवा साथी मन और हमार मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर ले पहले आप मन से क्षमा चाहत हूं। हमन तीनों यहाँ रायपुर में 10 बजे से पंडरिया जाए बर तैयार हन। आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय विजय शर्मा जी, तीनों 10 बजे से ही पंडरिया जाए के लिए तैयार हमन बैठे हन। लेकिन आज हमार दुर्भाग्य की मौसम साथ नहीं दईस, हेलीकॉप्टर वाला मना कर दीस और इसलिए आज वर्चुअली हमला रायपुर से ही आप मन के दर्शन करना पड़त है, आप मन से जुड़ना पड़त है। एक लिए आप मन से क्षमा प्रार्थी और आप मन के मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करत हूं। हमार बहनी भावना बोहरा बहुत मेहनत करे रही आज के कार्यक्रम में, बारिश के बाद भी हजारों के संख्या में आज के कार्यक्रम में आईन है। मैं सब से भी मैं आज क्षमा चाहत हूं और डॉक्टर साहब जैसे बताई नहीं कि आज के कार्यक्रम हर उधारी रही से बाद में फिर हमन आबो। आज तो वर्चुअली जुड़े हन रायपुर से, लेकिन फिर एक बार पंडरिया हमन प्रत्यक्ष आप मन के दर्शन लाभ करे बर हमन जरूर आबो। हमर ये तीनों जन के वादा है और हमार भावना बोहरा जो आप मन के पंडरिया के एक जागरूक विधायक है और जेकर परफॉर्मेंस विधानसभा में बहुत अच्छा रहे, अपन क्षेत्र के प्रदेश के समस्या ला बहुत मजबूती के साथ विधानसभा में उठा थे। क्षेत्र के जो आवश्यकता है ओला मांग के रूप में रखे भी और बहुत समाज सेवी है। अभी डॉक्टर साहब गिनात रही कि कैसे कैसे समाज सेवा के काम
उमन करत हैं। और आज 5 बस भी अपन तरफ से जो क्षेत्र के हमार महाविद्यालय के हमार बेटी हैं उमन के आवागमन में सुविधा हो, कॉलेज जाए के हमला सहूलियत हो, एक लिए 5 बस अपन तरफ से देते हैं। एक लिए मैं उमन के बहुत बहुत धन्यवाद करत हूँ। एक मिसाल है जनप्रतिनिधि मन का कर सकते हैं जनता के लिए, एक मिसाल कायम हमार बहनी भावना बोहरा हर करीन है। आगे भी ऐसने काम करते रहे। बहुत बहुत उमन के साथ में शुभकामना है। और आप सब जानत हो कि अभी हमार सरकार ला आज 72 करोड़ के काम के लोकार्पण और भूमि पूजन भी हुए है। और ये पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के ही है। और इसलिए मैं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी भाई बहनी मल्ला भी ये विकास काम के बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। अभी हमार सरकार के आप मन के आशीर्वाद से 1.5 साल पूरा हो थे। और 1.5 साल में हमन मोदी के जो गारंटी रही, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो विधानसभा चुनाव के समय 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी मन से वादा करे रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के काम हो, चाहे किसान मन से किया गया वादा हो, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी के बात हो, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के दाम हो, 2 साल के बकाया बोनस भी हमन 3716 करोड़ रुपया देह के काम करें। आज रामलला दर्शन योजना, आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी शुरू करे रही, पिछला सरकार जो ला बंद कर दे रही ओला फिर शुरू करे हन। आज तेंदुपत्ता से हमार सरगुजा बस्तर संभाग के करीब 12-13 लाख परिवार जुड़े हैं। उमन के तेंदुपत्ता के कीमत 5,500 करे हन। चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। ये सब काम आपन के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। अभी हमारे पंचायत मंत्री बैठे हैं, डिप्टी सीएम, हमार वादा रही कि हमन पंचायत में बैंक के सुविधा देबो। और अटल डिजिटल सेवा केंद्र आज 1460 ग्राम पंचायत में पूरे प्रदेश में शुरू करे हन। वहाँ के लोगन मल्ला पैसा कौड़ी बैंक जाना नहीं पड़त है। और आने वाला 6 महीना में और 5000 ग्राम पंचायत ला जोड़ना है। और अगले साल के जो 24 अप्रैल के राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस होते तब तक प्रदेश के सभी पंचायत में ये व्यवस्था देना है। अभी भूमि रजिस्ट्री के विषय में भी पहले काफी गलत सलत होत रही से, तो वो सब के भी हम क्रांति लाए हन। अब कोई फेक कोई झूठा रजिस्ट्री भी नहीं हुई। रजिस्ट्री के साथ में नामांतरण भी हो जाही। कोई अपन बेटा बेटी ला अपन जमीन ला देना चाहिए तो पहले खर्चा करना पड़त रही से, रजिस्ट्री वगैरह कराना पड़त रही से, लेकिन अब मात्र 500 रुपया में नामांतरण हो जाही। ये सब व्यवस्था हमन करत हन। और पूरे प्रदेश में सुशासन स्थापित हो, एक लिए हमन सरकार में भी सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन। और ओकर माध्यम से जितना जो भ्रष्टाचार के रास्ता है वो सब ला बंद करत हन और सुशासन। और अब देखते हैं अगली खबर। ओडिशा में आकांक्षी जिलों को मिल रही विशेष प्राथमिकता, राज्य भर में लागू होगी नई शिक्षा नीति, मंत्री सूर्यवंशी सूरज का बयान। ओडिशा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकांक्षी जिलों को विशेष महत्व दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के अविभाजित कोरापुट क्षेत्र में शैक्षणिक ढांचे की गहन समीक्षा की, जिसमें कोरापुट, रायगढ़, मलकानगिरी और नंबरगरपुर इन 4 आकांक्षी जिलों को शामिल किया गया है। मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि केंद्र सरकार आकांक्षी जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। सर, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में आज एक अहम बैठक में डिस्ट्रिक्ट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे ऑनरेबल पीएम सर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को सबसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और हमारे सीएम सर भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कोरापुट से अपने पहला दौरा किए थे। तो इसी सिलसिले में हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, आज 2 दिन का दौरा उनका समाप्त हो रहा है। ये दौरे में वो शिक्षा से लेके स्वास्थ्य तक, उच्च शिक्षा से लेके जितने भी
बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी हार्डकोर डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट का, ये 4 जिलाओं में, ये 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में उसका रिव्यू, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका जो कोरापुट प्लान है उसको कैसे चेकआउट किया जा सके, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का टॉप सेक्रेटरी से लेकर ब्लॉक का भी एम्प्लॉय, ब्लॉक का ऑफिसर आज यहाँ पे उपस्थित रह के ये पूरा विषय पर एंड टू एंड चर्चा हो रहा है। एमएसएमई क्लस्टर का एस्टेब्लिशमेंट से लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में 610 करोड़ का भित्ति भूमि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का लोकार्पण करना या फिर शिलान्यास करना, और केंद्रीय विद्यालय जो 40 करोड़ से ज्यादा भित्ति भूमि जनित जिसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसको भी आज फाउंडेशन स्टोन उसका शुरुआत किए हैं। इससे अलावा कोरापुट का जो पहचान है, कोरापुट कॉफी है और कोरापुट का जो कोटपाड वस्त्र है, उसको देश भर में कैसे पॉपुलराइज किया सके और देश भर में उसको पॉपुलराइज करके उसका पैसा कैसे लोकल लोगों तक पहुंचाया जा सके। हम अभी 600 टन कॉफी प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो 30 से 40 करोड़ का उसका बिजनेस है, उसको कैसे 10 फोल्ड हम इंक्रीज कर सकेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ था। और बहुत खुशी की बात है कि आने वाले समय में, आने वाले शिक्षा वर्ष में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट खोलने वाला है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकता है, ये डेयरी साइंस हो सकता है, ये हो सकता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटाबेस के ऊपर कोई भी नया ट्रेंडिंग वाला सब्जेक्ट आ सकता है। ये जनजाति समुदाय क्षेत्र में हम वैषयिक शिक्षा को जनजाति समूह के पास पहुंचा रहे हैं, अप्रोचेबल कर रहे हैं। ये ड्रॉप आउट रेट को कमाएगा और जीआर को बढ़ाने में बहुत मदद होगा, ये मेरा मानना है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस पे प्रमुख बिंदु है। देखिए, ये जो 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। पिछले दिनों में इसका शैक्षिक व्यवस्था बहुत अच्छा था, लेकिन सालों भर में इसका खराब हुआ है। अभी हम एनईपी का 100% इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम केजी टू पीजी एनईपी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड। और ऐसा मेरा मानना है कि जैसे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी अपने 2 दिन यहाँ पे स्पेंड किए हैं, विभिन्न वर्ग के विभिन्न व्यक्तियों से, विभिन्न समुदायों से मिले हैं, और उसका जो आउटकम आएगा यहाँ का शिक्षा व्यवस्था को आने वाले दिन में बहुत डेवलपमेंट करेगा। थैंक यू। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत के हितों की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के लिए भारत के हितों की रक्षा सर्वोपरि है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी देश के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौते विशेष रूप से जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर ही किए जाएंगे। मंत्री गोयल ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। लोग मानते हैं कि भारत और भारतीय ईमानदारी से व्यापार करते हैं। बी वोकल फॉर लोकल। जो भारत में बनी हुई लोकल गुड्स है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। और अब तो हमारे लोकल गुड्स पूरे विश्व में जा रहे हैं। आखिर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? जिससे आपको और मार्केट्स खुले, ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले आपके बनाए हुए सामान को दूसरे देशों में, आपके जीआई टैग प्रोडक्ट्स को सम्मान मिले दूसरे देशों में। कोई अगर और कोई बाधाएं हैं जिससे आप विदेश की मार्केट्स को नहीं कैप्चर कर पा रहे, लाभ नहीं ले पा रहे, वो आपके लिए खुले, उसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता। पर स्वाभाविक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 2 तरफा ट्रेड होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई आप तो अपनी मार्केट खोल दो पर आपका कुछ भी सामान भारत में नहीं लेंगे। इतना तो आप लोग मानेंगे ना। ताली तो 2 हाथ से बजती है, 2 तरफा ट्रेड होता है, पर उसमें भारत के हितों को संरक्षित रखना ये हमारी प्राथमिकता रहती है। अभी शर्मा जी ने उसका जिक्र भी किया। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, नेशनल इंटरेस्ट
भारत के हितों को संरक्षण करना ये मोदी सरकार का पहला ध्येय रहता है, ये हमारी प्राथमिकता रहती है और आप सबको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किसी भी देश के साथ होगा उसमें कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की और पूरे भारत के हर एक प्रांत की, हर एक हिस्से की पूरा संरक्षण करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाएंगे। हम वोकल फॉर लोकल के साथ साथ लोकल गोज ग्लोबल इस पे भी बल देंगे। हम मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रमोट करना चाहते हैं। हम डिजाइन इन इंडिया के साथ साथ डिजाइन फॉर द वर्ल्ड को यहां से प्रमोट करना चाहते हैं। हम इनोवेट इन इंडिया के साथ साथ इनोवेट फॉर द वर्ल्ड उसको भी प्रोत्साहन करना चाहते हैं। हम रिसर्च इन इंडिया के साथ साथ रिसर्च फॉर द वर्ल्ड भारत से हो उसको भी बल देना चाहते हैं। एक प्रकार से अब भारत पूरी दुनिया को व्यापार और उद्योग के जगत में एक ट्रस्टेड पार्टनर, विश्वसनीय साझेदार के रूप में आज लोग भारत की तरफ देखते हैं। लोगों को विश्वास है कि भारत और भारतवासी ईमानदार व्यापार करते हैं, ईमानदार व्यवस्थाओं के साथ जुड़ते हैं, गलत काम नहीं करते। इसलिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहती है। दुनिया के सब विकसित देश आज भारत के साथ करार करके अपना दो तरफा व्यापार बढ़ाने के लिए उत्सुक है, तत्पर है और ये मौका हमें खोना नहीं चाहिए। ये हम सबके लिए मौका है। नई बाजार में नए उत्पादन, नए वस्तु लेके जाने के लिए हमारे में से नए निर्यातक उभरेंगे। न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू एक्सपोर्टर, ये हमारी एक विशेष ध्यान रखने वाला हमारे मंत्रालय का और मोदी जी की सरकार का हमारा काम का परिचय रहेगा। नए मार्केट्स को कैसे कैप्चर करें, नए एक्सपोर्टर्स को कैसे प्रोत्साहन दें, नए प्रोडक्ट्स को कैसे। और अब अगली खबर, सुनाबेशा के अवसर पर उमड़ा आस्था का सैलाब, करीब 15 लाख श्रद्धालु कर रहे दर्शन। ओडिशा मंत्री मुकेश महालिंग का बयान। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्वपूर्ण अवसर सुनाबेशा पर भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं। इस मौके पर राज्य सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। राज्य के मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि लगभग 15 लाख श्रद्धालु सुनाबेशा के अवसर पर भगवान के दर्शन कर प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे विभाग की ओर से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई। जय जगन्नाथ। आज महाप्रभु का दिव्य भव्य दर्शन सुनाबेश को हो रहा है और करीबन जो हमारा आकलन है कि 15 लाख से ऊपर भक्त आज उनका सुनाबेश दर्शन रथ के ऊपर कर रहे हैं और ये जो सर्कुलर मूवमेंट ट्रैफिक के हिसाब से वो लोग दर्शन कर रहे हैं। तो प्रशासन के तरफ से, सरकार के तरफ से, सरकार के प्रतिनिधि की तरफ से हम लोग जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से ट्रैफिक मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट और स्वास्थ्य क्षेत्र में हेल्थ का भाई बड़ा ध्यान दिया गया है और भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से सब ठीक ठाक से चल रहा है और सरकार पूरा समर्पित है भगवान के चरणों में कि हमको एक शक्ति मिले और ये कार्यक्रम करने के लिए भगवान भी आशीर्वाद करें। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बड़ा व्यापक अरेंजमेंट किया गया है। आप जानते हैं कि 15 लाख लोगों का भीड़ है और इसको स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करवाना भी सरकार के तरीके एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए 400 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, 100 से अधिक फास्ट एड सेंटर, एम्बुलेंस हर जगह पे, ट्रैफिक में जहां ज्यादा जुटे हैं वहां फास्ट एड सेंटर और कुछ भी कैजुअलिटी हो तो तुरंत उसको आशु चिकित्सा कैसे मिले, इसके लिए हम लोग पूरा तत्पर हैं और मैं तो यहाँ लगातार संपर्क में हूँ
और खुद भी बैठा हूं और माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हम लोग यहीं खड़े रहें और ये कार्यक्रम को समर्पित रूप से भगवान के चरणों में कार्यक्रम को ठीक से करें, ये हमारा प्रयास रहे। रथ यात्रा बावड़ा यात्रा सब में देखा गया कि बहुत लोग सफोकेशन उसके लिए भी अरेंजमेंट किया गया था। कितने लोग ऐसा बताता है? देखिए लाखों में ये 15 लाख 20 लाख का भीड़ जो होता है, और ऐसे तो इस साल एनवायरनमेंट भी अच्छा है, फिर भी इतना भीड़ की वजह से कुछ रिपोर्ट हुआ है सफोकेशन का, और इसको तुरंत हमने फर्स्ट एड सेंटर में लेके उनको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने का प्रयास तो जरूर कर रहे हैं। एवं हमारा जो कार्यक्रम है वो तो जैसे भी हो फुल प्रूफ सिस्टम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बट कुछ जो इशू है उसको जरूर हम लोग ट्राई करेंगे कि भक्तों को अच्छा चिकित्सा सुविधा मुहैया किया। और अब देखते हैं अगली खबर। ईरान में फंसे तमिलनाडु के 15 मछुआरे सुरक्षित लौटे चेन्नई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्र ने किया स्वागत। संघर्षग्रस्त ईरान में फंसे तमिलनाडु के 15 मछुआरे रविवार को सकुशल चेन्नई हवाई अड्डे पर लौट आए। इन सभी मछुआरे की सुरक्षित वापसी के बाद तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्र ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बताया गया है कि मछुआरे ईरान में उत्पन्न हालात के चलते वहां फंस गए थे। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से इनकी वापसी संभव हो सकी। मछुआरों ने भारत सरकार और विशेष रूप से विदेश मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो टेस्टिंग माइक टेस्टिंग क्लियर का? ಓಕೆ ಬಾಲಾಜಿನ சரி ஓடியாரு மீடியா அந்த சைடு ஒரு மீடியா சாப்பாடுலாம் இல்ல இல்ல அதுதான் கரெக்ட் எல்லாம் ஊர்ல எல்லாம் இன்னொரு வாரம் பாப்போம் எல்லாரும். ஓகே சார், கண்டிப்பா பாருங்க. நல்லபடியா போயிட்டு வாங்க. ஓகே சூப்பர் சூப்பர். இதான் இந்த சைடு தான் வேணும். ओके थैंक यू। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
परम पूज्य 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर शिमला के दोरजे द्रक मठ में धूमधाम से जश्न। 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिन के अवसर पर शिमला के प्रसिद्ध दोरजे द्रक मठ में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस समारोह में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जन्मदिन के मौके पर धार्मिक अनुष्ठान, प्रार्थनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपस्थित लोगों ने दलाई लामा की शिक्षाओं और उनके शांति तथा सहिष्णुता के संदेश को याद किया। और अब देखते हैं अगली खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का जोरदार बयान। 2029 भाजपा का वर्ष होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में केंद्र और हरियाणा दोनों जगह भाजपा तीसरी बार सत्ता में है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आने वाला समय भाजपा का है। आज यह पार्टी 14 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ दुनिया की नंबर 1 की पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये खड़ी हुई है। ये सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये बन चुकी है। हरियाणा में भी भाजपा के अगर हम देखते हैं कि 46 लाख, हमारे 46 लाख से भी ज्यादा लाइव सदस्य हैं। इसके लिए मैं सभी को इन कार्यालयों के उद्घाटन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जब हम एक ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां राष्ट्र को पहले, संगठन को दूसरे और परिवार को तीसरे स्थान पर रखा जाता है, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि केंद्र और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो उन्होंने पिछले 11 वर्षों में एक ऐतिहासिक इस भारत को एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ाने का जो काम किया है, इन 11 वर्षों के अंदर जो गरीब व्यक्ति की चिंता की है, उसके घर तक एक योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजना का लाभ पहुंचा है। तो मुझे खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के जो मार्गदर्शन के अंदर और आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन के अंदर हम तीसरी बार केंद्र में भी
और हरियाणा में भी नॉन स्टॉप इस भारत को आगे बढ़ाने के लिए सरकार देश के लोगों ने ये दी है। मुझे खुशी है कि आने वाला समय ये हमारा है, जो 2029 का समय भी है, ये भारतीय जनता पार्टी का समय है। हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है, हमें मिलकर हरियाणा के देश के हर घर के अंदर तक पहुंचना है, हर दिल को जीतना है। हमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प में विकसित हरियाणा का भी सबसे अधिक योगदान सुनिश्चित करना है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, कड़ी मेहनत के बाद इस बार दिल्ली में बनी सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि वर्षों की मेहनत के बाद इस बार दिल्ली में सरकार बनी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि यह सफलता पूरी पार्टी, शीर्ष नेतृत्व और सभी सदस्यों की संयुक्त मेहनत का परिणाम है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारी पूरी पार्टी, हमारे शीर्ष और नेतृत्व, सभी कार्यकर्ताओं की बेहतरीन मेहनत का नतीजा है। इस बार हम सब मिलकर दिल्ली में जीत हासिल कर पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेगी और दिल्ली को विकास में नए आयाम पर ले जाएगी। मिल करके सुख दुख में साथ रहने वाला परिवार, संघर्ष के पल हमने वर्षों तक देखे। इस संगठन के विस्तार के लिए कभी धूप में जले तो कभी बारिश में भीगे, और वर्षों की मेहनत के बाद इस बार जब दिल्ली में सरकार बनी तो मैं ये समझती हूँ ये हम सब की, पूरी पार्टी की, हमारे शीर्ष नेतृत्व की, हमारे आसपास का राज्य जो हमारा एक बड़ा परिवार है, सब ने मिलकर के ताकत लगाई और एक ही ध्येय के साथ कि इस बार दिल्ली जीतनी है, तो दिल्ली जीती गई। और आज ये कार्यालयों का निर्माण हम सब के लिए बड़ी खुशी का अवसर है। ये दिखा रहा है कि हमारा आधार, हमारी मजबूती लगातार रोज बढ़ रही है। मेरी ओर से सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों को, दिल्ली एवं हरियाणा के सभी बंधुओं को, बहनों को ढेर सारी बधाई, और अपनी ओर से सर्वस्व लगाते हुए, समर्पण के साथ, सेवा भाव के साथ जो जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है, मिल करके निभाएंगे। ये वादा अपने आप से करते हैं, पार्टी से करते हैं और आदरणीय अध्यक्ष जी से करते हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर क्या। तुर्बे सेक्टर 20 के एपीएमसी मार्केट के पास गोदाम में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद। तुर्बे सेक्टर 20 के पास स्थित एपीएमसी मार्केट के समीप एक गोदाम में शनिवार शाम अचानक भयंकर आग लग गई। आग की लपटें आसपास के इलाके में देखी जा रही है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास जारी है। जब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग पकड़ नहीं पाहिजे, आग लागली तर होणार आहे। 2-3 गाड़ी बुलाया और अंदर जाएगा। वो साथ लोग को काम करे, डिस्टर्ब मत कर। साथ लोग कर रहे हैं, ये लाइन निकल के ए चला साइडला वरना थोड़ा पुढे। क्या मैं जो फालतू में गिरा है, फिर को आगे कितने 2 मिनट
अरे जाओ ना, ये जाओ ना इधर। नंबर तो काढली गाडी ही पण काय और अब अगली खबर। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 53वीं यात्रा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जताई उम्मीद पेटना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बिहार के मोतिहारी जिले का दौरा कर रहे हैं। ये उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार की 53वीं यात्रा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि हर बार जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार आते हैं तो नए विकास कार्यक्रम लेकर आते हैं। उनकी यात्रा बिहार की प्रगति के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है। उम्मीद है कि इस दौरान राज्य के विकास के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा भी की जाएगी। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मोतिहारी जिला में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का लगातार ये 53वां, जब से वो प्रधानमंत्री बने 53 बार उनका बिहार के भूमि पर आने का ये कार्यक्रम बना है। और जब भी प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री जी का आना जो है बिहार के लिए बहुत ही अच्छा है, विकसित बिहार के लिए अच्छा है और बिहार के लिए वो पैकेज भी लेकर आएंगे। देखिए है क्या बताता हूँ, चुनाव आयोग का जो ये कार्यक्रम मतदाता प्रोडिक्शन का चल रहा है, आप पहले देखें। मैं विपक्ष के लोगों से भी अनुरोध करूँगा, हम लोग खुद भी देख रहे हैं जनता की क्या समस्या है, उससे हम लोग सब मिलके, पक्ष विपक्ष सब लोग मिल करके जनता की समस्या को दूर करेंगे और ज़रूरत पड़ेगा तो सब साथ चुनाव आयोग से भी मिलेंगे। लेकिन जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, किसी भी मतदाता को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब तक विरोध करना उचित नहीं है। अगर लगेगा कि नहीं कोई भी मतदाता को दिक्कत हो रहा है तो हम लोग सब साथ हैं, लेकिन मतदाता को जब दिक्कत नहीं हो रहा है तो इस तरह का बंद का आह्वान या विरोध करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो अपराध की बात है, कानून अपना काम कर रहा है और बिहार सरकार और जो पुलिस विभाग है, गृह विभाग है, हर वक्त तत्पर हो करके कैसे अपराध रुके इस बात के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।